हेलो दोस्तों, रैंकर में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दुर्गा पूजा फाइनली आज समाप्त हो गया और अब अपनी जो रणनीति है उसको स्टार्ट कर दें, क्योंकि अब समय काफ़ी कम बचा है। 67वीं में जो मेंस का डेट है उसमें उम्मीद की जा रही है कि 70 से 75 दिन बचे हुए हैं और इन्हीं 70-75 दिन में दीपावली और छठ जैसे महापर्व भी हैं दोस्तों। तो अब आपके पास समय काफ़ी कम है। अगर इन सबको देख लें तो मात्र आपके पास 2 महीना मुश्किल से मुश्किल बचा हुआ है। इन 2 महीनों में आपको पूरी तैयारी करनी है। सीडीपीओ वाले के पास तो और भी कम समय बचा हुआ है। तो अब जो भी आपकी अपनी स्ट्रेटजी है उस पर अमल कर दें। और 68 वाले जो कैंडिडेट हैं उनके लिए भी है कि आपके पास भी बहुत ज़्यादा समय नहीं है। आपका प्री एग्जाम जो है वह 8 जनवरी को होना है 68 का, और आपका मेंस 8 अप्रैल जो घोषित किया गया है बीपीएससी आयोग द्वारा। तो मात्र यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 3 महीना आपके पास है। तो उन 3 महीना में आप अपने आप को पढ़ाई कीजिएगा फिर या रिवीजन कीजिएगा। तो इन चीज़ों को देखते हुए आपके पास भी बहुत ज़्यादा समय नहीं है, क्योंकि अभी मेंस कुछ पढ़ लीजिए, फिर बाद में जैसे नवंबर बाद आते हैं तो दिसंबर और जनवरी तो फिर आप पूरी तरीके से पीटी पर फोकस करेंगे। तो थोड़ा बहुत अभी जो है चीज़ें कम से कम पेपर 1, पेपर 2 या फिर ऑप्शनल पेपर तो थोड़ा सा पढ़ लें और अपनी स्ट्रेटजी बनाएं, उसके अकॉर्डिंग पीटी और मेंस को साथ साथ लेकर चलें। तो ये रही बात। अब बात ये है मेंस की तैयारी को लेकर। 67 और सीडीपीओ 2 कह सकते हैं बहुत बड़े एग्जाम हैं, और इसके अलावा ऑडिटर का भी है और AAO। इन लोगों के पास तो बहुत कम समय है, बिल्कुल अब तो रटना समझिए लास्ट समय चरण है, तैयारी कर लें दोस्तों। अब बात करेंगे कुछ अन्य चीज़ों पर, जैसे सबसे बड़ी बात कि मेंस की शुरुआत कैसे करें। लगातार कॉल आ रहे हैं कि सर मेंस की शुरुआत कैसे करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। पीटी में अच्छा स्कोर गया है और मेंस की पकड़ है नहीं, बिल्कुल पता नहीं है। बिल्कुल इससे फ्रेशर कई सारे हैं जो तैयारी में प्री में लगे रहते हैं और फाइनली जब प्री में अच्छा रिजल्ट होता है या फिर जब रिजल्ट आ जाता है तो फिर मेंस की तैयारी में लगते हैं। तो उनके पास समय कम रहता है और ये सिलसिला लगातार चलता रहता है। मेंस छूटेगा फिर अगली बार प्री में लग जाइएगा दोस्तों। जब बार बार मैं बोलता हूँ कि जब आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं तो आपको निश्चित तौर पर मेंस पर पकड़ हो जानी चाहिए। जब आप प्री में बैठते हैं, प्री में बैठने से पहले आपके पास मेंस का पूरा नॉलेज, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। साथ ही साथ आपके पास पूरे का पूरा आंसर होना चाहिए, नोट्स जिसको कहते हैं, नोट्स होना चाहिए आपके, तभी आप बैठिए, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं रहता। ठीक है, पहले चली आ रही थी अवधारणा कि 4 महीना 6 महीना इस तरह से समय मिल जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब तो और भी नहीं है, बस 3 महीना 2.5 महीना इस तरह से रहेगा। तो अब क्या करना है, वैसे कैंडिडेट जो बिल्कुल फ्रेशर हैं उनकी बात करेंगे, और जो लगातार मेंस दे रहे हैं उन पर भी मैं चर्चा करूंगा थोड़ा सा। लेकिन मुख्य रूप से यह जो वीडियो है वो ऐसे लोगों के लिए जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, जो न्यू कैंडिडेट हैं। तो दोस्तों, जो न्यू कैंडिडेट हैं उनके लिए सबसे पहले तो आप अपना ऑप्शनल पर ध्यान दें। ऑप्शनल आपको स्कोर अच्छा दिलाता है, साथ ही साथ जो नंबर का गैप होता है ना, जैसे देखिएगा कि कोई कैंडिडेट है मेंस में अगर जीएस पेपर में लिखा हो और ऑप्शनल पेपर में, तो जीएस में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता है, लेकिन मेंस में ऑप्शनल पेपर में बहुत अंतर देखने को मिलता है। कभी 130 तो कभी 180, 190। तो ये 50-60 नंबर का जो अंतर है वो ऑप्शनल का होता है, और रैंक दिलाने में इसकी बड़ी भूमिका होती है। तो ऑप्शनल पर आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शनल के लिए क्या कीजिए, तो सबसे अच्छा है प्रीवियस ईयर पेपर देखिए। प्रीवियस ईयर पेपर क्यों कहें, अब आपके पास समय नहीं है कि पूरा मेंस पढ़ पाए, और पढ़ने के चक्कर में रिजल्ट ही नहीं होगा, तय मानिए रिजल्ट नहीं होगा, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होते, नॉलेज पूरा कॉन्सेप्ट बनाते बनाते कम से कम 3-4 महीना, और 3-4 महीना आपके पास तो है ही नहीं। तो प्रीवियस ईयर पेपर देखिए, और जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया हो, जो प्रिडिक्टेड है कि हाँ ये चीजें पूछी जा रही है, लगातार प्रश्न बनते हैं, पूछते हैं, उनको पहले आप एक जगह कलेक्ट कर लीजिए, और उनको पहले सबसे पहले आप क्वेश्चन जो भी है नोट्स बना के या फिर उसको रट के जैसे जो करना है आप रट वट कर तैयार रखिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। उसके बाद सेकेंड लेयर पर
ऐसे प्रश्न जो उम्मीद है, संभावना बनी है कि आ सकती है, तो सेकेंड फेज में ऐसे क्वेश्चन को देखें। और जो एक आध बार कभी कभी आया वो भूल ही कर चले, तो उसको करने से फायदा है नहीं। तो ऑप्शनल पर आपको एटलीस्ट 2 से 3 घंटा पर डे देना है, 3 घंटा कम से कम देना ही होगा आपको। फिर इसके बाद आते हैं जीएस पेपर पर। जीएस में खंड 2 है दोस्तों, पेपर 1 और पेपर 2। लेकिन इनमें अगर टॉपिक कहा जाए तो टॉपिक टोटल 6 सब्जेक्ट हैं, मोटे तौर पर 6 सब्जेक्ट जो खंड वाइज देख रहे हैं। ज्योग्राफी को हम लोग बहुत कम लेके चलते हैं, इसलिए क्योंकि ज्यादातर प्रश्न अब इकोनॉमिक्स से आने लगे हैं। एक आध क्वेश्चन ज्योग्राफी से आ गया तो वो भी आप बिल्कुल तय मानिए, बाढ़ सूखा वगैरह जो रहता है, भौगोलिक संरचना, बस 2-3 क्वेश्चन है वही करना है आपको। मोटे तौर पे 6 पेपर। इन 6 पेपर में पहला जो खंड सेक्शन ए रखिएगा वो है आपका हिस्ट्री प्लस पॉलिटी। हिस्ट्री और पॉलिटी के लिए करना क्या है कि जो पहले से लगातार देखिएगा कि आंसर जब क्वेश्चन आप कहने का मतलब है जब प्रीवियस क्वेश्चन को आप एनालिसिस कीजिएगा तो देखिएगा कि लगभग क्वेश्चन जो होते हैं वो हमेशा रिपीटेड होते हैं। आज इस पाल आया तो अगली बार पटना कलम, उसके बाद मौर्य, तो फिर पाल, तो इस तरह से देखिएगा कि रोटेट होता रहता है। तो आपको पता चल जाएगा कि हमको इस बार पढ़ना कौन सा है। और हिस्ट्री में 4 से 5, अगर कह लीजिए बहुत 8 से टोटल 8 अगर क्वेश्चन कर लेते हैं तो बिल्कुल यहीं से आना है। तो उन 8 क्वेश्चन का पहले चयन कीजिए और 8 क्वेश्चन का रट डालिए, ठीक है। पॉलिटी में इस तरह से 12 क्वेश्चन होंगे, 12 से 15 के बीच, जो फिक्स होगा कि इसी एरिया से पूछना है। उनका अच्छे से नोट्स बनाकर रट डालिए, लिखिए, ठीक है। तो ये अभी हम बात करेंगे इसमें सेक्शन बी। सेक्शन बी में जो पेपर आते हैं उसमें हम रख सकते हैं इकोनॉमी प्लस साइंस एंड टेक, और इसी में इन्वायरमेंट कर लीजिएगा। इन्वायरमेंट, ये जो पेपर है दोनों, इसमें आप पॉइंट आउट करके रखिए, मतलब स्केचिंग बना के रखिए, क्योंकि तय मानिए कि ये क्वेश्चन यहाँ रिपीट नहीं होता है, हाँ टॉपिक रिपीट जरूर होता है। तो टॉपिक जब आप पढ़ रहे हैं तो उसको पॉइंट आउट करके रखिए, क्योंकि अब क्वेश्चन किसी प्रकार से घूमे तो आपके पास इतने कंटेंट होने चाहिए कि उसके अकॉर्डिंग आप लिख सकें। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि सेकंड पेपर में देखिएगा नंबर भी कम आने के पीछे कारण क्या है कि लोग कहानी नुमा अभी भी आंसर लिख रहे हैं इकोनॉमिक्स में और साइंस एंड टेक में। आपको कभी भी आंसर नंबर अधिक जब लाने हैं तो नंबर लाने के लिए डाटा का प्रयोग जरूर कीजिए। ये दोनों क्षेत्र में साइंस एंड टेक के भी जितने भी, जैसे ऊर्जा का हो गया, फिर नई खोज संरचना वगैरह हो गया, और संरचना में कितने जो भी है, 5G है, बहुत सारे टॉपिक है, नैनो टेक्नोलॉजी है, वो फिर इकोनॉमी, दोनों में डाटा का खेल होता है। जब तक आप डाटा नहीं लिखिएगा, मान लीजिए आप 130, 28, 25, 15, 12, 112, 15, यही आपके स्कोर आ गए हैं। 180 प्लस जाना है, 70 प्लस जाना है, तो आपको डाटा और डायग्राम बनाने ही बनाने हैं, तभी आपको नंबर मिलेगा। और पॉइंट आउट फॉर्म में डाटा के लिए कहां से चाहिएगा, तो सबसे अच्छा है आर्थिक सर्वेक्षण, बिहार का अलग और इंडिया का अलग। आर्थिक सर्वेक्षण को आप पॉइंट आउट करके रखिए, बहुत जरूरी है। हम लोग तो बार बार जो मेंस राइटिंग लिखते हैं उनको बार बार लिखते हैं, डाटा की कमी है, आपका यहाँ ये डाटा डालिए, वो डाटा डालिए। योजना कुरुक्षेत्र से भी आप कुछ ले सकते हैं, योजना और कुरुक्षेत्र से। अगर जिनका ज्योग्राफी ऑप्शनल है तो भूगोल और आप करके बेंजीन आती है, उनमें भी बहुत सारे प्रोग्राम है, डाटा है। सबसे पहले मॉडल लिखिए, आप लोग ज्योग्राफी वाले अच्छे नंबर मिलेंगे। और यहाँ साइंस एंड टेक में भी, इकोनॉमी वगैरह में भी मॉडल लिखने का प्रयास कीजिए। तो गुजरात मॉडल, फिर केरला मॉडल, शराबबंदी में बिहार मॉडल, महिला शक्तिकरण में बिहार मॉडल, शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली मॉडल, तो कई सारे ऐसे मॉडल हैं। और जब आप इन मॉडल को लिखिएगा तो स्कोर आपके अच्छे आएंगे, निश्चित मानिए। अब बात करते हैं कि ये डाटा और डायग्राम के बिना इसमें स्कोर नहीं बढ़ना। अब हम तीसरी बात करते हैं, ऐसे खंड में रखते हैं जिसमें डेली प्रैक्टिस की जरूरत है, और वो है आपका DI डाटा इंटरप्रिटेशन और करेंट। दोस्तों करेंट में पहले का मेरा वीडियो देखिएगा, उसमें बहुत चीजें बताई गई कि करेंट कैसे तो लिखना है। तो यहाँ डेली आपको करना है, और DI तो खैर डेली लगाना है। अगर किसी कारणवश DI डेली नहीं लगा पा रहे हैं तो अल्टरनेट डे पर तो लगाना ही लगाना है। अगर आपको पास करना है तो DI में स्कोर लाना पड़ेगा।
मोर देन 55 प्लस लाना है, तभी आपके रिजल्ट बनेंगे। तो ये चीजें आपको करनी पड़ेगी। जो फ्रेशर हैं उनको पहले में आप रट पुट के ये सेक्शन तैयार कर लें। 5 दिन 7 दिन के अंदर बहुत सारा टॉपिक है, आपको दिन थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। तो 5 दिन में कोशिश कीजिए कि ये दोनों खत्म करें। तो उसके बाद अगला 10 दिन 8 दिन के अंदर ये करके और डाटा को जमा करके पॉइंट आउट करके 10 से 15 दिन में टोटल मेंस का कर लें। अगर नहीं तो फिर जैसे टॉपिक वाइज तैयार रखे होंगे, जैसे हम लोग टेस्ट में लेते हैं कि ये टॉपिक से वो टॉपिक से ये क्वेश्चन, तो उस तरह से आप करके तैयार कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों, ये तो आप तैयार हो गया। पढ़ने के साथ साथ बहुत जरूरी, अगर आपको पास करना है, अगर ठीक है आप नंबर ला सकते हैं लाइए, पास करना है तो लिखना जरूरी है। मतलब पढ़ने के साथ साथ लिखना जरूरी है। अब ये कैसे? एग्जाम में लिख देंगे, कभी नहीं एग्जाम में लिखा था दोस्तों। तय मानिए कभी जीवन में कभी भी आप एग्जाम में हूबहू नहीं उतार सकते हैं। हाँ, कहानी नुमा पढ़ के कुछ गए, जो मन में बना लिख ला के चले आए, नंबर कम मिला, फिर अगली चक्र में कोई जरूरी नहीं कि अगला बार पीढ़ी आ जाए, क्योंकि देखी नहीं पीढ़ी का खेल। तो आपको अगर मौका मिला है तो फाइनल कोशिश कीजिए इसमें फाइनल सिलेक्शन लेने का। ऐसे भी अच्छे पोस्ट हैं। तो निश्चित तौर पे आपको करना क्या है कि आपको पढ़ने के साथ साथ लिखना है। यह मेंस है दोस्तों, प्री नहीं, कि आपको ऑप्शन दिया हुआ है और आपको ऑप्शन देखें, अरे इसका आंसर ये होगा, खटाक से मारे और रन दिए। कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, खुले मैदान है। क्वेश्चन पढ़िए और उसके अकॉर्डिंग लिखिए। तो आंसर लिखेंगे कब? तो आपके अंदर एक इमेज होना चाहिए। अगर जब तक इमेज नहीं होगा तब तक आप लिख नहीं पाइएगा, क्योंकि रट के कितना जाएंगे आप? 2 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, 2 जीएस और फिर ऑप्शनल का पूरा खेला है। आप कितना रट के जाएंगे? 100-150 क्वेश्चन, और रट के गए आप, कोई पॉइंट छूट गया तो फिर उसके बाद पूरा कल्याण है। तो आपके अंदर जब मेंस लिखते हैं तो एक इमेज बननी चाहिए। और ये इमेज कब बनेगा? तो जब आप पढ़ के लिखते हैं तब इमेज बनेगा। जब आप मेंस में बैठिएगा तो लगेगा कि हाँ कुछ इस तरह से डायग्राम बनाए थे, कुछ इस तरह से पढ़े थे, और वही चीजें आप मेंस में लिख के आते हैं। तो जितना आप लिखिएगा वो उतना ही फायदा है, उतना ही लंबे समय तक आपका इमेज बना रहेगा। तो जरूरी है पढ़ने के साथ साथ लिखना, लेकिन जरूरी ये भी है कि क्या लिखना। तो यही क्या लिखना और जो हम लिख रहे हैं क्या वो सही है कि नहीं है, इसके लिए आपको टेस्ट का सहारा लेना पड़ता है, जहां आपको कॉपी अच्छा मूल्यांकन किया जा सके और यह बताया जा सके कि क्या अनावश्यक लिखी गई है, किन किन चीजों को लिखना चाहिए था, तो मूल्यांकन बेहतर हो। बहुत सारे सर मॉडल आंसर दे दीजिए, रट जाएंगे। अरे भैया मेरा मॉडल आंसर है, हम अपने तरीके से लिखे हैं। आपको मॉडल आंसर क्या होता है? एक लंबी चीजों को आप शॉर्ट में कर ले जाना। तो ये शॉर्ट का जो इसका लंबा लिखा होगा, जिसके पास थ्रू आउट नॉलेज है, वही आपको नोट्स तैयार करता है। और वो नोट्स आप पढ़ के सोचिएगा कि लिख के चले आए, तो कहां से संभव है? जिनके पास हाँ नॉलेज अगर पहले से आपके जिनके पास है, उनके लिए नोट्स काम करेगा, मॉडल आंसर काम करेगा, लेकिन नए बच्चों के लिए मॉडल आंसर कोई काम नहीं करेगा। तो आप जितना बार लिखने का प्रयास कीजिएगा, उतना बार लिखिएगा, उतनी सुधार होगी, उतना बेहतर होगा आपके लिए। तो ये चीजें आपको करना पड़ेगा, और अपने नियम के अनुसार अगर आप कर सकते हैं, स्ट्रेटजी बना सकते हैं तो बेहतर है। नहीं तो टेस्ट सीरीज जो प्रोग्राम अच्छे बनाए जा रहे हैं, जैसे हम लोग अपना हमेशा देते हैं, व्हाट्सएप पर है या फिर टेलीग्राम पर है, या फिर हमारा जो फेसबुक चैनल वगैरह है, वहां पर भी आप जाकर देख लीजिए, वहां से ले लीजिए। और जुड़ना चाहते हैं तो आपको वेलकम है। तो ये सब चीजें आपको करनी पड़ेगी। नए जो पुराने जो कैंडिडेट हैं, पुराने कैंडिडेट से हमेशा ये रहता है कि आप लोग कभी भी डाटा और डायग्राम का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। डाटा और डायग्राम बहुत कम आपको होता है, मेहनत आप नहीं करना चाह रहे। इसके अलावा दोस्तों कि जो रटा रटा आंसर होता है ना, वो चीजें नया नहीं कर पा रहे हैं। आप जब पॉलिटी लिख रहे हैं तो अनुच्छेद या फिर वाद जो होता है, जैसे केशवानंद भारती बनाम किरण लाजवाला, तो ऐसे वाद कई सारे हैं, वो आप डालिए, अनुच्छेद डालिए, अमेंडमेंट एक्ट डालिए, पॉलिटी में मॉडल कुछ डाल दीजिए अगर अच्छा लगे तो, ठीक है। तो ये चीजें आपको करना पड़ेगा। रिपोर्ट डाल दीजिए, फलाने आयोग ने क्या रिपोर्ट कहा, उसमें क्या चीजें हैं, तो ये सब आपको करने पड़ेंगे। इकोनॉमी में सारा करेंट आंकड़ा डाटा डायग्राम करना पड़ेगा, साइंस एंड टेक में भी डाटा डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो ये सब चीजें आपको नया करना पड़ेगा। अब रटा रटाया आंसर लिख के ले आते हैं, कोई किसी को कहना है कि
सर पैराग्राफ में लिखेंगे तो नंबर मिलेगा कि नहीं, कोई कह रहा है सर पॉइंट आउट में लिखेंगे तो नंबर मिलेगा कि नहीं। अरे भैया प्रत्येक क्वेश्चन का अपना एक अलग डिमांड होता है, कोई पैराग्राफ में तो कोई पॉइंट में। ये आपको अपने अंदर एक मौलिकता विकसित करनी होगी, चीज को समझ पाए। अगर कारण परिणाम लिखा हो तो कारण परिणाम आप कितना पॉइंट लिखिएगा, सॉरी पैराग्राफ लिखिएगा, तो आपको पॉइंट फॉर्म में आने पड़ेंगे, ठीक है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखिएगा। और आप जब मेंस लिखते हैं तो कोशिश यही कीजिए कि इन सब चीजों को, तथ्यात्मक पहलुओं को दें, प्रामाणिकता के साथ लिखें, और लिखते हैं तो निश्चित तौर पर आपका नंबर अच्छे आएंगे। और फाइनल सिलेक्शन लीजिए, हम लोग तो यही चाहते हैं कि आप लोग का सिलेक्शन हो, जिससे हमारी संस्थान का नाम हो, व्यक्तिगत नाम हो हमारा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो यही आपको बताना था। आप लिखिए, प्रयास कीजिए, और जल्दी हम लोग फिर मिलते हैं। और कोशिश हमारी रहेगी कि कुछ आंसर भी लेके आए डायग्राम स्केचिंग के माध्यम से, और कुछ करंट वगैरह इंटरनेशनल रिलेशन पर, ऑर्गेनाइजेशन पर भी लेके आएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं। ओके, थैंक यू।